लीडरशिप का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच एक अंतःक्रिया, एक संबंध, जिसमें एक नेता होता है, एक मुखिया होता है और दूसरे होते हैं अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट्स। ठीक, दो या दो से अधिक व्यक्ति जिसमें एक नेता और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सभी क्या होंगे? सबऑर्डिनेट्स या अधीनस्थ होते हैं। और वह नेता या वह मुखिया अपने अधीनस्थों के व्यवहार को क्या करता है? प्रभावित करता है। अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करता है। मधु लिख लिया पूरा? हाँ, अपने अधीनस्थों के व्यवहार को जो प्रभावित करता है और किस दिशा में करता है? एक दिशा होती है, हाँ, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और लक्ष्य किसका होता है? नेता का, अधीनस्थ का या संगठन का? संगठन का। मतलब एक संगठन है, संगठन में कुछ लोग हैं, उसमें एक मुखिया है और बाकी उसके अधीनस्थ हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं। और नेता अपने अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करेगा। किस लिए प्रभावित करेगा? लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उस संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर आपका घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज एक क्या है? संगठन है। अब इस संगठन में प्रिंसिपल एक पद है, प्रिंसिपल एक पोस्ट है। ठीक, तो प्रिंसिपल एक पोस्ट है और प्रिंसिपल बाकी सारे लोगों जो उनके अधीनस्थ हैं, चाहे वो एचओडी हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो क्लर्क हो और चाहे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हो। ठीक, तो इन कर्मचारियों के बिहेवियर को वो प्रभावित करेगा। और लक्ष्य क्या होगा? संगठन को आगे ले जाना, शिक्षा दीक्षा, संपूर्ण जो शिक्षा दीक्षा है वो अच्छे से निर्वहन करना। ठीक, विद्यालय का नाम अग्रसर करना, छात्रों को अधिगम अच्छे से हो पाए ऐसी व्यवस्था करना। तो जो एक संगठन हो गया, उदाहरण के तौर पर घनश्याम सिंह पीजी कॉलेज। ठीक, एक उसका मुखिया हो गया, जैसे वहाँ का प्रधानाचार्य, और उसके अधीनस्थ हो गए। अब मुखिया जो नेता है वो अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करेगा ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर पाए। तो नेतृत्व तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कल हमने एक परिभाषा बताई थी रॉबिन्स की। क्या परिभाषा है बताइए? बताइए। हाँ, रॉबिन्स के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर संगठन के कार्यों की क्षमता है। लक्ष्यों की देख करके बताइए। लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर समूह को प्रभावित करने की क्षमता। ठीक है, लक्ष्यों की उपलब्धि की ओर समूह को प्रभावित करने की क्षमता। ये रॉबिन्स की 3-4 हमने परिभाषाएं लिखवाई हैं, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक, नेट से और इधर उधर मैनेजमेंट की किताबों से सर्च करके ये हमने आपको दिया है। ठीक, अब 3 रूप हमने बताए थे कि नेता कैसे 3 रूपों में दिखाई देते हैं। पहला था पोजीशन, पोजीशन या पद के रूप में। ध्यान से सुनो, पहला पोजीशन या पद के रूप में। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल की एक पोस्ट है, ये मैटर नहीं करता कि प्रिंसिपल के अंदर नेतृत्व के गुण हैं या नहीं, उनको उस पद पर बिठा दिया गया, इसलिए वह उस चीज़ को लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करेंगे। तो पहला हो गया पोजीशन, पद। दूसरा था पर्सन, व्यक्ति। ठीक, पर्सन एक नेता के रूप में कैसे होगा? जिन व्यक्तियों में नेतृत्व का गुण कूट कूट कर भरा होता है या होता है, वो अपना नेतृत्व साबित कर ही लेते हैं, भले उन्हें वह पद दिया गया हो या नहीं दिया गया हो। ठीक, आप पॉलिटिकल क्षेत्र में देखेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल मिल के आएंगे कि नेता जैसा कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पद नहीं दिया गया, फिर भी नीचे से उभरे और आज पूरे देश का नेतृत्व
कर रहे हैं। ठीक, तो वो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के कारण नेतृत्व भूमिका। और एक होता है प्रोसेस, पहला था पोजीशन, दूसरा था पर्सन और तीसरा था प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब है जब दोनों बातें, व्यक्तिगत गुण भी हो नेता का और उसे वह पद भी दिया गया, तो एक प्रक्रिया के रूप में वह उस संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। ठीक, तो वो हो गया प्रोसेस। तो 3 बातें याद रखिएगा, पर्सन, पोस्ट और प्रोसेस, तीनों नेतृत्व की भूमिकाएं होती हैं। और नेतृत्व की परिभाषा लीडरशिप की, ठीक, और इससे कई सारी विशेषताएं निकल करके आती हैं। पहली बात ये कि नेतृत्व के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दोनों के बीच अंतःक्रिया का होना आवश्यक है, इंटरेक्शन। दोनों यहाँ पे कौन है? एक है मुखिया और दूसरे है अधीनस्थ। दोनों के बीच अंतःक्रिया है। फिर हमने बताया था कि ये अंतःक्रिया प्रभावित करने के लिए होगी, अधीनस्थों के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए होगी। और इसलिए प्रभावित करेंगे, जैसे मान लीजिए 3 दिन का रूटीन है या 4 दिन का रूटीन है, कैसे चलाना है ताकि संगठन अपना लक्ष्य भी प्राप्त कर ले, तो वो हमारे व्यवहार को एक मुखिया हमारा प्रभावित करे ताकि संगठन अपना लक्ष्य प्राप्त कर ले। ठीक, और ये प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? सतत होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जिस दिन मुखिया व्यवहार को प्रभावित करना बंद कर देगा, छोड़ देगा, उस दिन उसका नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस होनी चाहिए। एक बात और लिखवाई थी, बताइए क्या लिखवाया था? नेता और अधीनस्थों के बीच एक विशेष संबंध होना चाहिए। हाँ, एक रिलेशनशिप होती है नेता का अधीनस्थों के बीच। हम अगर नेता हैं तो हमारा आलोक से संबंध अलग हो सकता है, मधु से संबंध अलग हो सकता है। हो सकता है हम उनको किसी और पावर से डील करें, हो सकता है हम छोटे लाल को किसी और तरह से डील करें, क्योंकि व्यक्तिगत विभिन्नता है। सबसे हमको काम लेना है तो सबसे अलग अलग तरीके के हमारा संबंध होगा, होमोजीनस संबंध नहीं होगा, हेट्रोजीनस होगा। ठीक है, तो ये 5 विशेषताएं आप याद रखिएगा। फिर जो अगला टॉपिक पढ़ाया था वो था फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप। ठीक, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, मेट के सिलेबस में, फॉर्मल और इनफॉर्मल लीडरशिप। तो फॉर्मल लीडरशिप क्या होती है और इनफॉर्मल क्या होती है, कल मैंने एग्जाम्पल बताया था। ठीक, कि जैसे जब कोई व्यक्ति, पहले फॉर्मल लीडरशिप की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति एक संगठन का हेड होता है, एक पोजीशन से जुड़ा होता है, एक पद से, एक पोस्ट से जुड़ा होता है, और उससे प्राप्त अधिकार, जो पद से प्राप्त अधिकार होते हैं वो अन्य लोगों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन्हीं अधिकारों के माध्यम से वो अन्य लोगों को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो ऐसी लीडरशिप, ऐसा नेता कहलाता है फॉर्मल लीडर। जैसे हमने बात की थी प्रिंसिपल की। ठीक, प्रिंसिपल के पद से जुड़े अधिकारों से वो अपने अधीनस्थों को कहते हैं कि आपको इतने बजे आना है, आपकी ड्यूटी यहाँ है, आपको ये विषय इतने समय से ख़त्म करना है। ठीक, अगर वो पद उनसे छीन लिया जाए तो उनके फॉर्मल लीडरशिप खत्म हो जाएगा। तो अगर पद से जुड़े अधिकारों की बात करते हैं और उसके फलस्वरूप कोई किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करता है, तब ऐसी लीडरशिप क्या कहलाएगी? फॉर्मल लीडरशिप। ठीक, तो इसको हमने लिखवाया था। अब यहीं पे बात कर लेते हैं इनफॉर्मल लीडरशिप, अनौपचारिक नेता। तो अनौपचारिक नेता वो होता है जो अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण, अपने व्यक्तिगत गुणों के कारण
किसी संगठन या संस्था या समूह के लोगों को प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है और उस संस्था के लक्ष्यों को प्राप्ति करने की दिशा में बढ़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने दिया था, आप लोगों ने मनमोहन सिंह का नाम लिया था। हाँ, मनमोहन सिंह का नाम लिया था कि मनमोहन सिंह उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ठीक, हालांकि ये टॉपिक क्लियरली बोल देना उचित नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो फॉर्मल लीडर, अगर सरकार एक संगठन है, सरकार को एक संगठन माना जाए, कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सरकार की। सरकार एक संस्था है। ठीक, सरकार में उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे देश के नेता कौन थे? मनमोहन सिंह। तो वो उस समय फॉर्मल लीडर थे। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस को डील करने वाले या सरकार के पीछे जो निर्णय लेने की प्रक्रिया थी, उसमें कौन लोग थे? दूसरे। हाँ, अब उनका नाम लेना यहाँ उचित नहीं है, सोनिया, राहुल, दिग्विजय, जो भी हो, तो वो सभी इनफॉर्मल में आ गए। ठीक, औपचारिक जो होता है वो पद के कारण होता है, अनौपचारिक हाँ एक व्यक्तिगत गुण के कारण होता है, जो सब फ्रेंड ग्रुप में होता है। हाँ, जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया था कि आपके क्लास में एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए। ठीक, एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि वो लोग क्लास सीआर जो बात करेगा क्लास में, वो बाकी 50 लोगों को मानना, क्योंकि सीआर अपॉइंटेड विद्यालय की तरफ से बनाया गया है, एचओडी या सर की तरफ से बनाया गया है। उसकी बात पे सभी लोग भरोसा करेंगे कि हाँ इसने बात किया है तब पोस्ट किया है, वो फॉर्मल लीडर है। अब ऐसे ही आपका कोई ग्रुप बन गया बिना हम लोगों के निर्देशानुसार, ठीक, और उसमें कोई अपने से ग्रुप क्रिएट कर लिया, तो वो कहलाएगी इनफॉर्मल लीडरशिप। अब हम बात करेंगे दोनों की टैली की, दोनों का हम देखेंगे क्या डिफरेंस। तो डिफरेंस बताइए आप लोग। हाँ, पहला डिफरेंस ये हो गया कि किसी पद के कारण फॉर्मल लीडरशिप मिलती है। ठीक, और वहाँ पे क्या लिखेंगे? इनफॉर्मल में व्यक्तिगत गुणों के कारण इनफॉर्मल लीडर बनता है। ठीक है, दूसरा औपचारिक नेता के किसी भी बात को हम मानने के लिए बाधित होते हैं, लेकिन अनौपचारिक रूप से जो नेता होते हैं उनके बातों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हाँ, औपचारिक नेता के किए गए निर्णय को मानने के लिए सभी लोग बाध्य होते हैं, जो भी उस संगठन से जुड़े हुए हैं। लेकिन अनौपचारिक नेता की बाध्यता तुलना में कम होती है। में कहा जाए तो ये कहा जाएगा कि जो भी निर्णय लिए जाते हैं, औपचारिक नेताओं द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वह अधीनस्थों से की पूर्ण सहमति के बिना लिए जाते हैं। उनमें पूर्ण सहमति नहीं होती है। अधीनस्थों से राय मशविरा होता है? नहीं होता है। वहाँ मैनेजमेंट से जो आदेश आया, प्रिंसिपल साहब ने उसको इशू कर दिया। लेकिन वहीं जब इनफॉर्मल की बात करते हैं, अनौपचारिक की बात करते हैं, तो अनौपचारिक नेता उभरता ही वही है जिसमें लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता होती है। ठीक, तो सामंजस्य कहाँ ज़्यादा होता है? हाँ, व्यक्तिगत गुण से जो नेता बना है अनौपचारिक लीडरशिप में, वो अपने निर्णय सबसे मिलजुल कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग उनसे सहमत होते हैं, जबकि औपचारिक में सहमत असहमत की बात नहीं होती है। वो बाउंडेशन होता है, बात को मानने की बाध्यता होती है। अब अगर बात करें अधिकार के स्रोत की, तो जो अधिकार मिला होता है, जो औपचारिक नेता होता है, उसको अधिकार मिलता है कहाँ से? अथॉरिटी से। जो आपके प्रिंसिपल साहब हैं उनको अधिकार मिलता है प्रबंधन से, और जबकि अनौपचारिक नेता को अधिकार कौन देता है?
उसके अधीनस्थ उसका संगठन उसको अधिकार देता है कि सर आप हम लोग के मुखिया बनिए और आप हमारी सारी बात को आगे रखिए, ठीक है। तो अधिकार के स्रोत की जब बात करेंगे, ठीक, तो औपचारिक नेता का अधिकार का स्रोत प्रबंधन द्वारा होता है, प्रबंधन द्वारा दिया गया अधिकार होता है, जबकि अनौपचारिक नेता का अधिकार का स्रोत उसके अधीनस्थों द्वारा ही उसको दिया गया होता है कि आप हमारी बात आगे रखिए, हमारी समस्याओं को उठाइए। अगर वो सारे अधीनस्थ उनसे अलग हो जाए तो उनका अधिकार अपने आप क्या होता है, समाप्त हो। औपचारिक नेता है और औपचारिक नेताओं का जो अधिकार होता है वो प्रिंसिपल पद है, तो उसी की गरिमा के अनुरूप आपके लिए कार्य करेंगे, जो उनका कार्य क्षेत्र है। विद्यालय से जुड़ी कोई समस्या आप उनसे बात कर सकते हैं, आपकी कोई सर्टिफिकेट या ऐसी प्रॉब्लम, लेकिन उनका अधिकार क्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हैं तो खत्म हो जाता है। विश्वविद्यालय में उनका कोई दखल नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ अनौपचारिक नेता की बात करते हैं तो उसकी जो लिमिटेशन होती है वो निश्चित नहीं होती है। अगर उसके सोर्सेज या वो आपकी बात को रखना चाह रहा है तो वो कहाँ तक लेके जाएगा, विश्वविद्यालय, या उस परिधि के बाहर भी अपनी बात को लेके जाएगा। चूँकि औपचारिक में पद है तो पद की एक गरिमा है और गरिमा उससे जुड़ा उसका अधिकार है, उस अधिकार को औपचारिक में क्रॉस नहीं कर सकते, जबकि अनौपचारिक में व्यक्तिगत तौर पे वो आपकी बात को रखेगा, ठीक। किसमें बॉन्डिंग ज़्यादा होगी? हाँ, बॉन्डिंग, संबंध, लगाव। अनौपचारिक में बॉन्डिंग ज़्यादा होगी नेता और अधीनस्थों के बीच, तभी तो वो नेता बना है। और यहाँ पे बॉन्डिंग नहीं होगी, चूँकि वो एक पद से जुड़ा हुआ है, वो आपसे नेता कभी भी आपसे मेल भाव रखना नहीं चाहेगा। तो हमको लगता है 6-7 अंतर हो गए होंगे, इनको आप क्रमशः लिख डालिए और आज की क्लास में इतना ही रहेगा।